फ्रॉम विशांक लॉ अकेडमी। आज हम बात करने जा रहे हैं आपका कन्फेशन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कन्फेशन। पहले जान लेते हैं कन्फेशन क्या है। देखिए, कन्फेशन कहीं पर भी आपका डिफाइन नहीं है एविडेंस एक्ट में, पर कन्फेशन का मतलब ये समझिए कि होता भी यही है कि अगर एक अक्यूज्ड, ठीक है, जब कोई अपने गिल्ट का एडमिशन दे, जब एक अक्यूज अपनी गिल्ट का एडमिशन दे और वॉलंटरी उस चीज को मान ले कि हाँ ये मैंने ऑफेंस करा है, तो उसे हम कन्फेशन कहते हैं। जब कोई अक्यूज अपने गिल्ट को मान ले, ठीक है, एडमिट कर ले और वॉलंटरी कर ले, मतलब खुद से कर ले, ठीक है, तो वो चीज आपका कन्फेशन में आती है। तो यानी कि अगर हम समझे तो कन्फेशन के लिए क्या जरूरी है कि कन्फेशन बाय हुम, बाय अक्यूज, ठीक है, इन केस में सिविल क्रिमिनल केस में, ठीक है। और आपका क्रिमिनल केस में अक्यूज अपने गिल्ट को मान लेता है, क्या मान लेता है, अपने ऑफेंस को मान लेता है कि उसने वो ऑफेंस किया है, तो वो चीज आपका कन्फेशन में आती है। अब बात करते हैं हम आपका कन्फेशन 24 में क्या कहता है। कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, जब आपका कन्फेशन बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस से हो तो वो आपका इररेलेवेंट होगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, मतलब उसकी कोई मान्यता नहीं है। अ कन्फेशन मेड बाय एन अक्यूज्ड पर्सन इज इररेलेवेंट, इररेलेवेंट होगा इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इफ अ मेकिंग ऑफ कन्फेशन अपीयर्स टू द कोर्ट हैव बीन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, मतलब कोर्ट के सामने आ जाए कि वो आपका डरा धमका के प्रॉमिस करके करा है, तो वो चीज आपकी बात नहीं मानी जाएगी। एक इसमें यह है कि आपका it would gain an advantages or avoid or temporal nature reference proceeding against him। अब देखो इसमें क्या है, इसमें यह है कि आपका अगर एक अक्यूज से प्रॉमिस करा जाए कि तू अगर कन्फेशन देगा तो तेरे पे जो ये 4 धाराएं लगी हुई हैं, 1 2 3 4, इनमें से 2 बड़ी धाराएं हटा दूंगा, तू बस अपना गुनाह मान ले या तेरे को कुछ फायदा दे दूंगा। तो यहाँ पर एडवांटेजेस देने की फायदा हो रही है, उसे कोई फायदा देने की बात हो रही है। तो क्या ये भी ऐसे में अक्यूज जो है कन्फेशन कर ले तो क्या ये वॉलंटरी माना जाएगा? आंसर इज नो, वो भी चीज वॉलंटरी में नहीं मानी जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि कोई पर्सन इन अथॉरिटी में हो गया या पर्सन इन अथॉरिटी, यहां पर देखिए, तो कन्फेशन कब कब नहीं माना जाएगा? जब वो आपका 1 2 3 इन 3 चीजों में आता हो तो, ठीक है। कन्फेशन अपीयर टू द हैव बीन इंड्यूस्ड थ्रेट, ये वाली बात आपने समझ ली। प्रोसीडिंग पर्सन इन अथॉरिटी, अब पर्सन इन अथॉरिटी के अंडर हो, ठीक है, यानी कि पुलिस के अंडर हो या आपके डॉक्टर के अंडर हो, इनके अंदर कोई कन्फेशन करा गया, इनके पास जब ये अक्यूज इनके अथॉरिटी में है तो भी कन्फेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। सफिशिएंट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट गिव अक्यूज पर्सन इन वुड अपीयर हिम रीजनेबल सपोजिंग, और तीसरी 3 4 चौथी तो ये हो गई। और अगर कन्फेशन किसी को ये कह के दिया हो कि मैं तेरे खिलाफ ये जो प्रोसीडिंग्स है इनको, इसमें तेरे को कुछ फायदा दे दूंगा, तेरे को सरकारी गवाह बना दूंगा, तू बस अपना गवाह तू बस अपना गुनाह मान ले, तो ये भी चीज आपका क्या है कि उसको वो फायदा देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी चीज आपका कन्फेशन वॉलंटरी नहीं माना जाएगा। अब सेक्शन 25 क्या कह रहा है? सेक्शन 25 कह रहा है कि पुलिस के अंडर आपका जो भी कन्फेशन दिया गया है, ठीक है, वो कन्फेशन नहीं माना जाएगा, पुलिस के सामने कोई कन्फेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पुलिस का मतलब यानी कि जैसे मान लीजिए कोई आपका एक्साइज एक्ट में कोई सुपरिटेंडेंट है, उसके सामने कोई कन्फेशन कर ले या एनसीबी के सामने कोई कन्फेशन कर ले, ठीक है, कि ये ड्रग्स मैंने लिए थे, तो वो भी चीज आपकी नहीं मानी जाएगी। अब सेक्शन 26 क्या कह रहा है? कन्फेशन बाय अक्यूज्ड इन वाइल इन कस्टडी ऑफ नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। अब देखिए, जब कन्फेशन आपका पुलिस की कस्टडी में है, ठीक है, तो वो कन्फेशन नहीं माना जाएगा अनलेस अनटिल सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने माना जाएगा। मान लो ये अक्यूज्ड है, ये आपका पुलिस की कस्टडी में है, ठीक है, पुलिस की कस्टडी में है, तो इसके आगे जो कन्फेशन होगा वहां नहीं माना जाएगा, या इसके टाइम पे एट द टाइम ऑफ द कस्टडी, ठीक है, एट द टाइम मतलब यानी कि कस्टडी में था, चाहे इसने पुलिस वाले ने इसे पकड़ रखा है या नहीं पकड़ रखा है। जैसे मान लो ये अक्यूज्ड है, ये पुलिस वाले के कस्टडी में है, और ये क्या करता है, कन्फेशन आपका दे देता है अपने प्रिजनर को, अपने जो इसके साथ में जो बैठे हुए हैं उनको दे देता है, कह देता है अक्यूज्ड प्रिजनर नंबर 2 को कह देता है हाँ मैंने मारा है इसको। अब ये पुलिस वाला क्या करता है, इसका गवाह लेकर जाके कहता है कि देखो जी इसने प्रिजनर के आगे मान लिया, तो पुलिस मजिस्ट्रेट साहब इससे पूछेंगे एक बार बताओ अक्यूज ने ये किसके सामने करा? अच्छा, प्रिजनर के सामने करा, ठीक है, तो ये तो पहली बात तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में आया, ठीक है, चलो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में आ गया। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मतलब यानी कि जो कोर्ट के सामने ना करा जाए वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन हो गया, तो चलो ये तो माना जाएगा। अच्छा, ये आपके कस्टडी में था, जज साहब इससे पूछेंगे ये तुम्हारी कस्टडी में था, कहेंगे हाँ कस्टडी में तो था, पर ये अंदर जेल में बंद था, यानी कि था ना, तुमने अरेस्ट कर रखा था नहीं से, कहेगा हाँ, तो ये भी तब भी नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पुलिस की कस्टडी में ही माना गया, ठीक है। जैसे एक केस हुआ था, उस केस में क्या हुआ था कि आपका अक्यूज था, अक्यूज को पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो पुलिस क्या करती है कि उसे ना विलेज के एक सरपंच के पास दे जाती है, कहती है थोड़ी देर से अपने पास रखो, मैं आता हूँ जरा कोई काम निपटा के। अब अक्यूज सरपंच के आगे अपने गिल्ट को मान लेता है, ठीक है, तो क्या ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में माना गया? आंसर इज नो, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया?
क्योंकि ये जो स्टेटमेंट दी गई है, जो ये स्टेटमेंट दी गई है, ये आपका पुलिस के अंडर दी गई है, पुलिस अथॉरिटी में दी गई है, तो ये चीज उसमें नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो पुलिस कस्टडी में नहीं माना जाता, सिर्फ मैजिस्ट्रेट के सामने माना जाता है, वो भी 164 में। उसमें भी मैजिस्ट्रेट के ऊपर भी है कि वो पहले उसे बताएगा कि आप जो ये करने जा रहे हैं ये आपके अगेंस्ट है, ये सब कुछ 164 में प्रोसेस दे रखा है। अब बात करें हम आपका 26 की हो गई। अब देखिए सेक्शन 27 समझते हैं। 27 क्या कहता है? 27 कहता है कि आपका कन्फेशन की वजह से, देखिए जैसे मान लो ये एक अक्यूज्ड है, ठीक है, ये पुलिस कस्टडी में, यानी कि पुलिस की कस्टडी में, इसने एक अपनी कन्फेशन दिया कि यस मैंने यानी कि ए ने मैंने किल किया है आपका बी को, ठीक है, और मैंने मार के उसकी लाश को आपका एक पार्क है वहां पर छुपा दिया, पार्क के पेड़ डब्ल्यू के नीचे छुपा दिया है, और वहां पर और जो मैं हथियार था, वेपन जो है, डेडली वेपन जो था, वो मैंने आपका एक के अपने घर के बेडरूम के नीचे छुपा रखा है, मतलब बेड के नीचे छुपा रखा है, ठीक है। अब ये कन्फेशन कर लिया इसने पुलिस के सामने, तो हमने पढ़ा था सेक्शन 25-26 में कि आपका कन्फेशन नहीं माना जाएगा पुलिस कस्टडी में, बिल्कुल ठीक बात है। तो 27 ये कह रहा है कि ठीक है चलो ये किल्ड वाली बात को तो हटा दो, ठीक है, किल वाली बात को तो हटा दो, पर इसकी फैक्ट से कुछ डिस्क्लोजर हुआ है, डिस्क्लोज हुआ है, कोई बात डिस्क्लोज हुई है, ठीक है, और इसकी डिस्क्लोज की वजह से मतलब कुछ बात खुली है, ऐसे मतलब यानी कि एक तो आपका डेड बॉडी मिल गई और एक वेपन मिल गया, ठीक है, एक डेड बॉडी मिल गई और एक वेपन मिल गया, ये दो चीजें आई हैं, डेड बॉडी और वेपन, ये दो चीजें मिली हैं, तो क्या ये दो चीजें आपकी रेलिवेंट मानी जाएंगी? तो कहेंगे कि हाँ कन्फेशन का ये वाला किल्ड वाला पार्ट तो रहने दो, ये वाला हटा दो, पर ये वाले पार्ट जो जिसकी वजह से डिस्क्लोजर हुई है वो आपकी इसमें वैलिडिटी मानी जाएगी, यानी कि वो चीज आपकी वैलिड मानी जाएगी। अब जैसे केस था मोहम्मद हिदायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें यह बताया गया था कि जैसे मान लो किसी ने कोई चीज छुपा रखी है, ठीक है, जैसे यहाँ डब्ल्यू पार्क है, अब ये पार्क में एक ऐसी जगह थी, ठीक है, जो हाइडिंग वाली जगह पे नहीं थी, एक नॉर्मल जगह पे पड़ी थी जहां पर लोग अगर आम लोगों का भी एक्सेसिबल था, जैसे पार्क में तो आते जाते रहते हैं, पर पार्क के कुछ कोने होते हैं जहां पर मतलब गार्ड के छुपा रखा हो, ठीक है, पर मान लो वहां पर गार्ड के छुपा नहीं रखा था, ऐसे नॉर्मल था, तो कहते हैं कि ये चीज आपका थोड़ा डाउटफुल आ जाती है। तो इसलिए क्या होता है जब पुलिस वाले किसी की डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लिखते हैं, आपका 2-3 विटनेसेस को लेकर जाते हैं जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस हो, ठीक है, आसपास के लोगों को पकड़ लेते हैं, ठीक है, और उनको उनसे डिस्पोज ऑफ करवाते हैं, फिर उनकी स्टेटमेंट जो है वो 118 में एविडेंस एक्ट में आपकी वैलिडिटी मानी जाती है, देन वो आपको उनको कन्विक्ट करवाते हैं। तो एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है, प्रोवाइड दैट बट व्हेन एन फैक्ट कि मैंने डेड बॉडी को वहां छुपाया और वेपन को वहां छुपाया, डिस्पोज टू डिस्क्लोजर, उसकी वजह से डिस्कवर्ड होता है इन कॉन्सिक्वेंसेस, उसके रिजल्ट में, कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट में, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम ए पर्सन अक्यूज, अक्यूज से कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। अब देखिए यहाँ पर एक अक्यूज तो लिखा हुआ है, पर यहाँ पर अक्यूज का मतलब ये समझिए कोई विटनेस है, पुलिस ने उसे एग्जामिनेशन 161 सीआरपीसी में एग्जामिनेशन के लिए बुलाया, और बाद में पता चला कि जी यही विटनेस आपका गंगाधरी शक्तिमान निकला, यानी कि यही अक्यूज निकला, तो यानी कि एक विटनेस बिकम अक्यूज, तो इसकी वजह से जो कुछ डिस्क्लोजर हुई है तो वो भी चीज मानी जाएगी। यहाँ अक्यूज लिखा तो यहाँ पर विटनेस के, अगर एक विटनेस आपका अक्यूज बन जाता है तो वो भी उसकी भी मान जाती है। इन दी कस्टडी यानी कि आपका कस्टडी में है, ठीक है, किसके, पुलिस ऑफिसर के, सो मच इन्फॉर्मेशन वेदर इट अमाउंट टू कन्फेशन और नॉट, तो वो भी चीज आपकी कन्फेशन में नहीं आएगी, बट वो आपकी जो बात है जो उसने बोली है उसकी वजह से जो डिस्कवरी हुई है जिसके वजह से कुछ पता चला है वो चीज आएगी, मे बी प्रूव्ड, वो प्रूव्ड होगी। अब जैसे एक बात समझिए, एनडीपीएस एक्ट में से मान लीजिए कोई बताता है कि ये मैंने ड्रग्स यहाँ छुपा रखे थे, ठीक है, एनसीपी जाती है, ठीक है, नार्कोटिक ड्रग्स कंट्रोल ब्यूरो, वहां जाती है और उनके ड्रग्स को ले लेती है, और कल को वो अपनी चार्जशीट में लिखती है कि हमें अक्यूज नहीं बताया था कि आपका जो ये है ड्रग्स है वो यहाँ है, तो क्या यही माना जाएगा कि ड्रग्स जो थे वो अक्यूज के पोजेशन में थे, और उसकी ये और कन्फेशन करता है कल को कि हाँ, अक्यूज बताता है हाँ मैं ही ड्रग्स बेचता हूँ और मैंने इन्हें बताया था कि ये ड्रग्स वहाँ रखे हुए हैं और इस जगह पे रखे हुए हैं और यहाँ पर इस जगह पे रखे हुए हैं। तो अक्यूज की सिर्फ ये वाली बातों को तो छोड़ दो, ये वाली बात का जो आया, ठीक है, जो इसका रेलिवेंस आया, जिसके वजह से इस वाले पार्ट की वजह से, जिसके वजह से कुछ बात डिस्क्लोज हो रही है, जिसकी वजह से कोई बात डिस्क्लोज हो रही है, यानी कि कुछ बात का पता चल रहा है, किसका, कोई उस चीज के फैक्ट का, यानी कि कुछ बात का पता चल रहा है जिसकी वजह से कुछ केस से रिलेटेड पता चल रहा है, ठीक है, वो चीज आपकी वैलिडेट मानी जाएगी। बट अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा मे बी प्रूव्ड,
तो यानी कि ये आपका ड्यूली प्रूफ, मतलब यानी कि आप इस पे शैल बी प्रूफ नहीं है, शैल बी नहीं माना जाएगा, यानी कि जज इससे रिलेटेड कुछ आपसे सबूत मांग सकता है, पुलिस वाले से मांग सकता है कि चलो ये वाली बात को प्रूफ करने के लिए कुछ लाओ, विटनेस लेकर आओ कि उन्होंने देखा कि लाश गड़ी हुई थी, ये वो जो भी आपकी बात को प्रूफ करने के लिए कुछ है। तो यहाँ मे वाली नहीं है, आप रिवर्टेबल नेचर में है, यानी कि खंडनीय नेचर में है, ठीक है। अब आता है सेक्शन 28। सेक्शन 28 कहता है कि अगर मान लो कोई कन्फेशन है, ठीक है, जो आपका इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस करके लिया हो गया है, ठीक है। हमने कहाँ पढ़ा था, आपका सेक्शन 25 सॉरी 26 सॉरी सेक्शन 24 में पढ़ा था। मान लो कोई 24 के अंदर आपका कन्फेशन लिया गया, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस और थ्रेट, ठीक है, पर बाद में मान लो ये हट जाता है, इंड्यूसमेंट भी नहीं थी, प्रॉमिस भी नहीं था, थ्रेट भी नहीं था, ठीक है, तो फिर वो कन्फेशन आपका वैलिड माना जाएगा 28 में। देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक आदमी है, उसने कन्फेशन करा, ठीक है, बाद में उसने पुलिस वाले के सामने करा, या एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन करा, बाद में कोर्ट में जाके वो पलट जाता है, ठीक है, और कहता है जी मुझसे थ्रेट करके लिया गया है, और ये प्रोमिस करके लिया गया है, और ये इंड्यूस में मुझे फंसा बुला फुसला के लिया गया है। तो क्या होता है कि सामने वाला बंदा जो है वो ये सबूत ले आता है कि ये झूठ बोल रहा है, और ना कोई थ्रेट में करा, ना कोई प्रॉमिस करा, ना इंड्यूसमेंट करी थी, ठीक है, हुआ ही नहीं है चीज, ये वाले प्रूफ को डिस्प्रूव कर देता है, इस वाले चीजों को प्रूफ को डिस्प्रूव कर देता है, तो कोर्ट फिर उसके कन्फेशन को वैलिड मान सकती है, ठीक है। जैसे मान लो एक जज साहब के सामने है, जज साहब के सामने 164 की स्टेटमेंट दे देता है एक्यूज, ठीक है, और बाद में ना जब ट्रायल चलता है तो ट्रायल कोर्ट के आगे कहता है कि नहीं, जज साहब ने ना मुझे डरा धमका के आपकी ये ली है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है, ठीक है, तो जज जो ट्रायल कोर्ट होगी वो ये देखेगी कि सच में जज ने डराया धमकाया तो नहीं था, ठीक है, तो अगर वो चीज रिमूव्ड हो गई तो वो फिर कन्फेशन माना जाएगा, ठीक है। अब सेक्शन 29 क्या कह रहा है, कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट नॉट बिकम इररेलेवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। अब देखिए इसको 5 चीजों से समझिए। अब ये कह रहा है कि अगर कन्फेशन आपका प्रॉमिस करके, आपका कह रहा है कन्फेशन अगर प्रॉमिस करके, सॉरी, अगर कोई कन्फेशन प्रॉमिस करके लिया गया, ठीक है, अरे बता दे मैं नहीं बताऊंगा किसी को, पक्का तेरे तेरे राज को मैं राज रखूंगा, ठीक है, ए ने बी को कहा मैं तेरे राज को राज रखूंगा, ऐसे समझिए, ए ने बी को कहा, ठीक है, तू अपना क्यों अपना गुरु मान ले, मैं तेरे राज को राज रखूंगा, मुझे तो बता दे यार, तो क्या ये आपका इंड्यूसमेंट या थ्रेड या प्रॉमिस में आया, आंसर इज नो, ये इसमें नहीं आया। और सीक्रेसी, यहाँ पर क्या हुआ, सीक्रेसी रखी, सीक्रेसी मतलब यानी कि मैं तेरे गुनाह को प्रॉमिस करा, भाई पक्का बता दे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये वाली बात हुई, और अब ए ने क्या करा, बी को बता दिया कि हाँ मैंने उसका मर्डर करा है, सी का मैंने मर्डर करा है, तो ये वाली चीज आपका कन्फेशन माना जाएगा, आपका ये कन्फेशन माना जाएगा, ठीक है। दूसरे पॉइंट कह रहा है कि अगर कोई बंदा कोई किसी को धोखा दे के, किसी के मुंह से आपका डिसेप्शन मतलब धोखा देकर कोई उसके मुंह से आपका निकलवा लेता है कि आपका ये अक्यूज ने ये अपराध करा, कन्फेशन निकलवाया, यानी कन्फेशन क्या, धोखा देके निकलवाया, डिसेप्शन मतलब धोखा। अब देखिए ये धोखा आपका थ्रेट या प्रॉमिस इंड्यूसमेंट में नहीं आया, ठीक है, ये धोखा दूसरे धोखे में आया। यहाँ देखिए प्रॉमिस तो यहाँ पर भी हुआ, पर यहाँ प्रॉमिस क्या हुआ है कि मैं तेरे राज को राज रखूंगा, यहाँ धोखा हुआ है, पर यहाँ धोखा क्या हुआ है कि मतलब छल करके, जैसे सीसीटीवी कैमरे में उसे बोला बता क्या है क्या नहीं, तू नहीं किया था ना, तू नहीं किया था ना, तो ऐसे टाइम पे उसने बोल दिया, अपने आप भग दिया, तो वो चीज भी नहीं होगा। ड्रंक में था कोई, ड्रंक स्टेज में कोई था तो बोल देता है आपका, तब कन्फेशन माना जाएगा, वो इनवैलिड नहीं होगा। इन केस ऑफ आंसर शुड नॉट बी आंसर्ड, यानी कि अगर आपका अक्यूज को कहा है कि कि तू बाध्य नहीं है, जैसे जज साहब पूछते हैं 164 की स्टेटमेंट कन्फेशन जब रिकॉर्ड होता है, उसमें जज साहब बोलते हैं कि देखो इसकी वजह से तुम्हें सजा हो जाएगी और तुम बाध्य नहीं हो कन्फेशन देने के लिए, ठीक है, जज साहब ये बोलते हैं कि आप बाउंड डाउन नहीं हो कन्फेशन देने के लिए, आप अपनी वॉलंटरी देना चाह रहे हो तो ठीक है, नहीं देना चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर तब भी वो कन्फेशन दे देता है, ठीक है, तो वो भी कन्फेशन आपका वैलिड माना जाएगा। तो यही बात कह रहा है कि आपका अगर सीक्रेसी में है तो माना जाएगा, धोखाधड़ी करके धोखा देके निकलवा लिया बात को तब भी माना जाएगा, ड्रंक स्टेज में है तो भी माना जाएगा, बिकॉज इट मेड इट आंसर टू द क्वेश्चन विच ही नीड नॉट टू आंसर। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि चौथा ये लिखा है कि अगर मान लीजिए कोई आंसर टू द क्वेश्चन का आंसर दिया है, ठीक है, और उसका वो आंसर आपका कन्फेशन में आ रहा है तो भी वो चीज मानी जाएगी। और फिर यहाँ पर लिखा है कि आपका बिकॉज ही वॉज नॉट ए वॉन्ट, अगर मतलब यानी कि उसे वार्निंग देके बताया गया कि भैया अगर तू बाउंड डाउन नहीं है, जैसे जज साहब बताते हैं तू बाउंड डाउन नहीं है कन्फेशन देने के लिए, वो तब भी दे देता है तो भी वो कन्फेशन वैलिड माना जाएगा। अब सेक्शन 30 की बात करें तो सेक्शन
30 कहता है कंसिडरेशन ऑफ द प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन इट जॉइंटली सेवरल, यानी कि को अक्यूज का क्या माना जाता है आपका, सॉरी, को अक्यूज का अब ये माना जाएगा सेक्शन 30 में क्या माना जाएगा कि अगर मान लो कोई ए और बी है, दोनों ने मिलकर ऑफेंस करा है, ठीक है। अब इनमें से जो बी है वो को अक्यूज है। अब ये कहता है कि मैंने ही मारा है सी को, ठीक है, मैंने ही माना, यानी कि इसका कन्फेशन ले लेता है, ये अपना कन्फेशन ले लेता है। तो क्या ये इसके अगेंस्ट भी होगा? तो क्या है आंसर इज यस, इसके भी होगा, पर ये बहुत वीक एविडेंस होता है, याद रखिए ये बहुत वीक एविडेंस होता है। ये अगर इसके खिलाफ बोल रहा है तो उसके लिए भी कोई आपका प्रूफ देना पड़ेगा कोरबरेट के लिए। पहले अब सेक्शन पढ़ते क्या कह रहा है, when more person then one being tried jointly, यानी कि इसके लिए पहले क्या है कि दो या दो से ज्यादा एक्यूज है, वो आपका सारे एक ही केस में सब में हो, फॉर द सेम ऑफेंस एंड अ कन्फेशन मेड बाय सच पर्सन, और एक भी उनमें से ए बी और सी तीनों एक केस में होना चाहिए, पहली बात तो ट्रायल, और में से कोई एक भी कन्फेशन करता है अफेक्टिंग हिमसेल्फ और some other of the such is proof, the court may into consideration such confession as against such other person as well as against the person who make confession। तो ये तो उसके अगेंस्ट तो होगा, एज वेल एज उसके आपका पर्सन के भी अगेंस्ट होगा, पर यहाँ पर देखो मे लिखा है, यहाँ शेल नहीं लिखा, अगर शेल लिखा होता तो सिचुएशन फंस जाती, यहाँ मे लिखा है, तो यहाँ पर ये बहुत वीक एविडेंस है, ठीक है, ये बहुत वीक एविडेंस है, आपका पूरा पार्ट नहीं माना जाता। तो हमेशा याद रखिएगा कन्फेशन का पूरा पार्ट नहीं माना जाता। अगर जो ए ने स्टेटमेंट दी है बी और सी के अगेंस्ट में कि ये इन्होंने भी क्राइम करा था, इनको इसकी बात को प्रूफ करने के लिए आपका कुछ ना कुछ एविडेंस, एक और एविडेंस होना चाहिए, यानी कि एक तो फैक्ट 1 ये हो गया, यानी कि फैक्ट 1 को साथ एक कोरैबोरेट करने के लिए, यानी कि प्रूफ सपोर्ट देने के लिए फैक्ट 2 भी होना जरूरी है, एविडेंस 2 भी होना जरूरी है, एविडेंस 1 के साथ एविडेंस 2 भी होना जरूरी है। इसके सिर्फ एक्यूज्ड के सोल बेसिस पर आपका सजा नहीं हो सकती। सेक्शन 31 की बात करें तो सेक्शन 1 सिंपली कह रहा है कि एडमिशन नॉट कंक्लूसिव, एडमिशन जो होता है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता, बट मे स्टॉपल, ये आप स्टॉपल की तरह यूज कर सकते हो। मान लो किसी पर्सन ने कोई आपका कन्फेशन कर लिया, अब उसे कह सकते हैं अब नहीं पलट सकता तू भाई, तो ये चीज हो सकता है। ये मैंने एडमिशन वाले टॉपिक में बता दिया था। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।